Hello students, welcome back to Vidya Mandir classes. My name is Vivek Harshad. जैसे आपको पता है कि हमारे 12th फिजिकल केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशंस। तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन की स्टडी कैसे करते हैं और जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए वो है वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, ये हमें पढ़ना चाहिए। और बाद में पढ़ेंगे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करें विद वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन का स्वाद क्या है। okay? जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे ये पर्टिकुलर जो जूस है बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है, बहुत ज्यादा मीठा लग रहा, तो मीठा जो है उसकी क्या एक प्रॉपर्टी है, वो इसकी कंसंट्रेशन। अभी जूस मुझे फीका लगने लगा, मेरे से अभी क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन काफी लो हो गई। ये मुझे बहुत कड़वा लग रहा है ना, ये पर्टिकुलर जो है सॉल्यूशन मुझे बहुत कड़वा लग रहा है, बहुत खट्टा लग रहा है ना, बहुत बेकार सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो सारे आप स्वाद उसके बता रहे हैं वो एक्चुअली उसका कंसंट्रेशन है। उस कंसंट्रेशन को मेजर करने के अलग तरीके हैं। ये आपने अपने 11th क्लास के स्टोशियोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा। अब वही टॉपिक फिर से हमारे इस चैप्टर में आता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे और उन कंसंट्रेशन टर्म्स का भी यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों को कौन सी होती है, मोलरिटी। अभी तक आपको पता लग गया होगा, आपने 11th क्लास पूरी कवर कर ली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन is defined as moles of the solute upon volume of the solution. Molarity is defined as moles of the solute upon volume of the solution। और जैसे को केमिस्ट्री में डेफिनेशन जनरली कैसे देते हैं, जैसे मुझे मोलरिटी का डेफिनेशन देना है और मोलरिटी एक्चुअली रेशियो के फॉर्म में है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको मैं यूनिट वॉल्यूम कर दूंगा, तो मेरे पास में मोलरिटी किसके बराबर हो जाएगी, मोल्स। केमिस्ट्री में इसी तरीके से आसान तरीके से किसी भी सब्सटेंस की जो है रेशियो की डेफिनेशन दे देते हैं। सो व्हाट इज मोलरिटी। मोलरिटी डिफाइंस द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट डिफाइन मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो देखो, आपने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। तो देखो, वो प्रॉपर्टी जो मैटर के अमाउंट के साथ में चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो मैटर के अमाउंट के साथ में चेंज ना हो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो देखो, जो मोल्स होता है वो मैटर के अमाउंट के साथ में वेरी करेगा, तो मोल्स इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। और वॉल्यूम, देखो जैसे अगर कोई आपको कहे कि आपके सामने पानी का एक ग्लास भरा है और आपने पानी का जो ग्लास भरा था उसका आधा पानी आपने फेंक दिया, तो क्या उस ग्लास के अंदर प्रेजेंट पानी का वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा ना। तो पानी की क्वांटिटी के साथ साथ में पानी का वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम जो होता है वो एक तरीके की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये भी पढ़ा होगा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो कैसा होता है, इंटेंसिव। इसलिए मोल्स एक्सटेंसिव है, इसलिए मोल्स एक्सटेंसिव है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसा है हमारे पास में, एक्सटेंसिव है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो कैसा होगा, इंटेंसिव। इसलिए मोलरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास में कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो और उस इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड कर रहे हैं, तो जब उसको ऐड करेंगे तो कभी भी उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वो कभी हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन। इससे देखो, ये हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, दैट फाइनल मोलरिटी ऑफ ए कंपाउंड इन अ मिक्सचर। अगर मैंने क्या करा, एक मिक्सचर क्रिएट कर दिया ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस नहीं होना चाहिए, ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए। जो फाइनल मोलरिटी ऑफ ए कंपाउंड इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, आपने एक मिक्सचर क्रिएट करा है ना, वो मिक्सचर क्रिएट करने के बाद चलो आप कह रहे सर पहले कोई रिएक्शन हो गई थी, तो फिर रिएक्शन हो जाने के बाद में कभी ना कभी तो रिएक्शन रुकेगी। तो मेरे पास में फाइनली क्या बन जाएगा, एक नॉन रिएक्टिंग स्टेज क्रिएट हो जाएगी। या इनिशियली आपने ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्स करा है जो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। ऐसा क्या कौन सब्सटेंस हो सकते हैं, हो सकता है आपने एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग सॉल्यूशन ऐड कर दिए, या हो सकता है आपने ऐसे दो सब्सटेंस लिए हैं जिनकी आपस में कभी कोई रिएक्शन होने नहीं वाली है। जैसे मैंने NaCl में HCl डाल दिया, तो हमें पता है NaCl और HCl की कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। मैंने NaCl में NaOH डाल दिया, तो हमें पता है NaCl में NaOH की भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली।
मैंने HCl के सॉल्यूशन में एक और HCl सॉल्यूशन डाल दिया, तो हम बता HCl और HCl डालने पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो इसी तरीके से अगर आपके पास में नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर प्रेजेंट हो, तो उस नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस के मिक्सचर के अंदर जो फाइनल मोलेरिटी एक कंपाउंड का निकालेंगे, तो एक्चुअली उस कंपाउंड की जो इंडिविजुअल मोलेरिटीज है उसका अरिथमेटिक मीन होगा। क्या होगा? उस कंपाउंड की जो इंडिविजुअल मोलेरिटीज हैं उसका वो आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। देखो उसको कैसे यूज करते हैं, ये आपने यूज करा भी होगा स्टोइचियोमेट्री के अंदर, पूरी 11th क्लास में यूज करा होगा। जैसे अगर मुझे फाइनल मोलेरिटी निकालनी है, किस तरीके से और कौन से केस में? मोलेरिटी ऑफ ए सॉल्यूट आफ्टर इंटरमिक्सिंग टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम सॉल्यूट। जैसे आपने सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी लिया, दोनों ही सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूट के हैं, जैसे दोनों HCl के सॉल्यूशन है, या दोनों ही NaOH के सॉल्यूशन है, दोनों ही NaCl के हैं, दोनों ही यूरिया के सॉल्यूशन है, दोनों ही शुगर के सॉल्यूशन है, और भी किसी कंपाउंड का हम ले सकते हैं, दोनों ही एक ही कंपाउंड के दो अलग सॉल्यूशन है। लेट सॉल्यूशन ए जो है बच्चों, उसमें जो सॉल्यूट का मोलेरिटी है या सॉल्यूशन का जो मोलेरिटी है वो है M1, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है V1। सॉल्यूशन बी में जो मोलेरिटी है उस कंपाउंड का वो है M2, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है V2। तो देखो फाइनल मोलेरिटी क्या होगी? फाइनल मोलेरिटी होगी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, यही तो है हमारे पास में अरिथमेटिक मीन का सर, ये आएगा ना इसके अंदर। इसलिए जो फाइनल मोलेरिटी आएगी वो इंडिविजुअल मोलेरिटी का अरिथमेटिक मीन होगा। यही कंसेप्ट हम लगा सकते हैं जब किसी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके उसका डाइल्यूशन करते हैं। तो मोलेरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मेरे पास में एक सॉल्यूशन ए है और जिसको मैं सॉल्यूशन बी कह रहा हूँ, एक्चुअली वो प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में उस पर्टिकुलर कंपाउंड, वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो सॉल्यूशन ए में प्रेजेंट है, प्योर वाटर में उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मोलेरिटी कितना होगा? 0। तो देखो सॉल्यूशन ए में जो उसका मोलेरिटी है कंपाउंड का वो कितना है M1, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1। सॉल्यूशन बी जो एक्चुअली प्योर वाटर है उसमें उस कंपाउंड का मोलेरिटी है 0, और जो मैंने प्योर वाटर का वॉल्यूम लिया था वो कितना लिया था V2। और फिर से मैंने क्या करा, ए और बी को मिक्स कर दिया। तो जब मैं ए और बी को मिक्स करूंगा तो मैं फाइनल मोलेरिटी निकालूंगा। तो जो फाइनल मोलेरिटी बच्चों यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा M1V1 प्लस 0 × V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, तो हो जाएगा M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। आइए बात समझ, कितना हो जाएगा M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। तो बस आपको यहाँ पर अरिथमेटिक मीन लगाना। अब देखो जैसे आपको कुछ केसेस पूछता हूँ, मुझे बताना आप क्या करेंगे। जैसे देखो मेरे पास में जो है एक HCl सॉल्यूशन, मेरे पास HCl सॉल्यूशन है ए, बी और C। इसका मोलेरिटी है M1, इसका मोलेरिटी है M2, इसका मोलेरिटी है M3। इस सॉल्यूशन का V1 वॉल्यूम लिया, इसका V2 लिया और इसका V3 लिया। तो बताओ अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, अगर हम ए, बी और सी को ऐड कर दें तो फाइनल मोलेरिटी क्या लिखेंगे? सीधा लिख देंगे जी M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं इस तरीके से आपको कहता कि आपके पास में ए, बी और सी होता HCl के लिए, यहाँ पे है M1 वॉल्यूम V1, यहाँ पर है M2 वॉल्यूम V2, और ये मैं कहता कि बच्चों ये प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में HCl का मोलेरिटी 0, और जो वॉल्यूम है वो कितना है V3। अब मैं कहता, अब बताओ फाइनल मोलेरिटी क्या होता है HCl? फाइनल मोलेरिटी ऑफ HCl क्या होता अगर हम ए, बी और सी को मिक्स कर देते? तो उस केस में कहते सर आप हो जाता M1V1 प्लस M2V2 प्लस 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय V3 तो 0 आएगा, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरीके से आप फाइनल मोलेरिटी निकालो। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि मोलेरिटी एक तरीके की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का जब एडिशन करते हैं तो डायरेक्ट एडिशन नहीं करते, उनका हम क्या निकालते हैं? अरिथमेटिक मीन। तो अगर एक ही कंपाउंड के दो सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, दो से ज्यादा सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, तो अरिथमेटिक मीन का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन, समेशन चलता रहेगा, डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन, ये वाला समेशन चलता रहेगा। अगर आपने कभी डाइल्यूशन कर दिया है तो हम ये मानेंगे कि जो दूसरा सॉल्यूशन ऐड करा है वो दूसरे सॉल्यूशन में पहले वाले कंपाउंड का मोलेरिटी कितना है? 0। तो अब मेरे पास में फाइनल मोलेरिटी पहले वाले कंपाउंड का क्या हो जाएगा मिक्स करने पे? M1V1 प्लस 0 डिवाइड बाई V1 प्लस V2।
अब देखो अगर मैं ऐसा कुछ करता तो आप मुझे बताओ क्या करते। अगर मैं कहता कि आपके पास में एक तो सॉल्यूशन जो है, अगर आपके पास में एक सॉल्यूशन है NaCl, और NaCl के सॉल्यूशन का मोलैरिटी है M1, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है वो है V1, और एक सॉल्यूशन आपने ले लिया KCl, उसमें मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम कितना है V2। तो अब बताओ फाइनल सॉल्यूशन में Na प्लस आयन का मोलैरिटी कितना होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो फाइनल सॉल्यूशन में Na प्लस आयन का मोलैरिटी कितना होगा। तो कैसे करेंगे, आप चेक करो Na प्लस आयन तो पहले वाले सॉल्यूशन में ही है, जैसे इसको नाम दे देते हैं सॉल्यूशन ए और इसको नाम दे देते हैं सॉल्यूशन बी। तो जो Na प्लस आयन है वो तो क्या पहले वाले सॉल्यूशन में था, दूसरे वाले सॉल्यूशन में तो नहीं था। तो मैं क्या लिखूंगा, इट विल बी M1V1 प्लस 0 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस। अगर मैं आपसे पूछता बच्चों मुझे ऐसा करो कि K प्लस आयन की फाइनल मोलैरिटी का एक्सप्रेशन बताओ, दोनों को ऐड करने पर क्या होता है। आप क्या करते हैं सर, K प्लस आयन तो सॉल्यूशन बी में था, सॉल्यूशन ए में नहीं था, तो सर इसका हो जाएगा M2V2 प्लस 0 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अगर मैं पूछता बच्चों अब ऐसा करो, मुझे वो जो फाइनल Cl माइनस आयन है उसकी मोलैरिटी का एक्सप्रेशन बताओ। तो आप Cl माइनस आयन की मोलैरिटी का एक्सप्रेशन क्या लिखते, आप कहते सर ये Cl माइनस आयन तो दोनों ही सॉल्यूशन में था, पहले वाले सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन का मोलैरिटी M1 था और दूसरे वाले में M2 था। सर अब इसका मोलैरिटी हो जाएगा फाइनल वैल्यू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस। तो आप देख सकते हैं कि NaCl सॉल्यूशन में KCl डालने से Na प्लस आयन के लिए एक तो डाइल्यूशन वाली तो फैक्टर हुआ है। अगर आप ओवरऑल चेक करें यहाँ पर क्या हुआ है, डाइल्यूशन जैसा ही तो कुछ हुआ है कि Na प्लस आयन NaCl के सॉल्यूशन में KCl डाल दिया, तो Na प्लस आयन को क्या लगा यार इसमें तो पानी ऐड करा, तो Cl माइनस है ना, क्योंकि Na प्लस आयन तो ऐड ही नहीं करा। KCl के सॉल्यूशन में NaCl डाल दिया तो K प्लस आयन को क्या फील होगा कि जी आपने तो यहाँ पे डाइल्यूशन ही करा है, आपने यहाँ पे क्या करा है डाइल्यूशन। पर Cl माइनस आयन के सॉल्यूशन में एक और Cl माइनस आयन सॉल्यूशन डाला तो उसको लगेगा भाई साहब अब अरिथमेटिक मीन का। तो क्या आपको ये अरिथमेटिक मीन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। तो जब भी हम फाइनल मोलैरिटी निकालते हैं दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हुए, और दो सॉल्यूशन ऐसे जिनकी अभी कोई रिएक्शन, जिस स्टेज में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उस स्टेज में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तब हम लगाएंगे अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट। तो हो जाएगा फाइनल मोलैरिटी विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन समेशन होता रहेगा डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ओके, तो ये हमने मोलैरिटी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन, है ना। तो देखो परसेंटेज कंसंट टर्म जो होती है वो ओवरऑल तीन कैटेगरी में होती है। आई थिंक आपने 11th क्लास के स्टोइचियोमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा। फर्स्ट टाइप इसका कौन सा है, फर्स्ट टाइप इसका है मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फर्स्ट, लेट मास बाय मास परसेंटेज जो कंसंट्रेशन टर्म है किसी सॉल्यूशन का वो कितना है x%, कितना है x। अब देखो बच्चों, मैं कहूं कि आपने कोई पेपर दिया था, और पेपर कितने मार्क्स का हो सकता है, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, 360 मार्क्स का, कितना भी हो सकता है। तो आपसे मैं पूछूं आपका परसेंटेज स्कोर क्या है, तो लेट आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपका परसेंटेज स्कोर जो आ रहा है, आपने कहा सर मेरा परसेंटेज स्कोर 90 है। तो उस 90% जो आपका स्कोर है उसका मीनिंग क्या है, क्या एक्चुअली आपने पेपर 100 मार्क्स का दिया था क्या, ऐसा तो नहीं था। आपका पेपर किसी और मार्क्स जो है ओवरऑल जो टोटल मार्क्स है पेपर के कुछ और भी हो सकते थे। तो उस 90 का मतलब क्या है कि अगर पेपर 100 मार्क्स का होता, अगर टोटल मार्क्स, अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 होते, तो आपके मार्क्स 90 आते, ये तो परसेंटेज है। तो वैसे अगर मैं कहूँ कि एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन x% है, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन x% है, इसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन का जो टोटल अमाउंट है वो 100 होता, अगर सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट 100 होता, तो जो सॉल्यूट का अमाउंट होता वो x होता। तो देखो यहाँ पर मैं मास बाय मास परसेंटेज के फॉर्म में बोल रहा हूँ। तो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होता है, तो जो सॉल्यूट का मास होता है वो कितना होता है, x ग्राम होता है। तो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर मुझे सॉल्यूट का मास पता है x ग्राम हो गया, तो मुझे सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना लिख देंगे, दैट मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू x अपॉन m नॉट, लिखेंगे x अपॉन m नॉट, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अब लेट मानो सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो d ग्राम पर ml है, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना हो गया, d ग्राम पर ml। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे,
सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का डेंसिटी है डी। अगर मुझे सॉल्यूशन का मास पता है और मुझे सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, तो क्या मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? कैसे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास डिवाइड बाई डेंसिटी। मास लिया है ग्राम में और जो डेंसिटी है वो है ग्राम पर एमएल में, तो 100 डिवाइडेड बाई डी करेंगे तो वॉल्यूम तो मिलीलीटर में आएगा। किसमें आएगा? मिलीलीटर में। बट हमने तो सॉल्यूट के मोल्स निकाल दिए। अगर हमें सॉल्यूट के मोल्स पता हो तो अब हम मोलेरिटी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर्स, नॉट इन एमएल। तो अगर मैं लीटर्स में कन्वर्ट करूंगा बच्चों, तो ये वैल्यू हो जाएगा 100 अपॉन डी जो है उसको 1000 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 0.1 अपॉन डी इन टर्म्स ऑफ लीटर। कितना हो जाएगा? 0.1 अपॉन डी इन टर्म्स ऑफ लीटर। तो देखो, सॉल्यूट के मोल्स हैं x अपॉन एम नॉट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 0.1 अपॉन डी। 0.1 अपॉन डी कितना होता है? 1 अपॉन 10 डी। तो अगर मैं x अपॉन एम नॉट को डिवाइड करूंगा 1 अपॉन 10 डी से, तो मोलैरिटी का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? 10x d अपॉन एम नॉट सोल। क्या आ जाएगा? 10x d अपॉन एम नॉट सोल। ये मोलैरिटी का एक्सप्रेशन। फिर अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको दे रखा है और लेट इसकी वैल्यू कितनी दी है? y, तो y परसेंट बाय मास, y परसेंट मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो होती है उसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, तो जो सॉल्यूट का मास डिसॉल्व है वो कितना है? y ग्राम। तो y ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट का मास y ग्राम है और सॉल्यूट का मोलर मास है m नॉट, तो सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं? y अपॉन m नॉट। कितने मोल्स डिसॉल्व हैं सॉल्यूट के? y अपॉन m नॉट। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml, क्वेश्चन में इसमें एक्सप्रेशन बता रहा है 100 ml। 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.1। तो हो जाएगा 0.1 लीटर। तो y अपॉन m नॉट को 0.1 से डिवाइड करेंगे, 0.1 कितना होता है? 1/10। तो मोलैरिटी बन जाएगा 10 y अपॉन m नॉट। क्या बन जाएगा? 10 y अपॉन m नॉट। m नॉट यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। वैसे ही लास्ट जो परसेंटेज कंसिडर टर्म है वो कौन सी है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सी है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको मैंने z परसेंट से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका देखो मतलब क्या होगा कि अगर 100 ml सॉल्यूशन है मेरे पास में, तो उस सॉल्यूशन के अंदर z ml जो है वो एक लिक्विड सॉल्यूट है। जैसे मैंने पानी में H2SO4 डाल दिया तो H2SO4 लिक्विड है ना? मैंने पानी में इथेनॉल डाल दिया तो इथेनॉल एक लिक्विड है। तो अब मेरे पास में अगर मैं कहता हूँ सॉल्यूशन का परसेंटेज जो है ना, सॉल्यूट का जो है, मैंने इसमें लिखा कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज z है। उसका मतलब क्या है? अगर 100 ml सॉल्यूशन होता तो ZmL मेरे पास है वो सॉल्यूट है। ज्यादातर आप जो देखेंगे, जो आप लिक्विड सिरप पीते हैं, कोई लिक्विड मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, इंटेक करते हैं, तो लिक्विड मेडिसिन के अंदर जो परसेंटेज कंसंट्रेशन दे रखा होता है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। कौन सा होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर कोई मेडिसिन, जैसे आप कोई एंटीबायोटिक वगैरह ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक जो होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, तो उसका जो परसेंट कंसंट्रेशन दे रखा होता है वो आपको मास बाय मास के फॉर्म में दे रखा होगा या मास बाय वॉल्यूम को फॉर्म में दे रखा होगा। अगर प्योर कोई आप सॉलिड जो है मिक्सचर का यूज करें, कोई सॉलिड मेडिसिन टैबलेट वगैरह कैप्सूल वगैरह ले रहे हैं, तो उसको मास बाय मास के फॉर्म में। ओके। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यूज कब करते हैं? जब सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में हो और सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में नहीं। ओके, तब हम इसे यूज करेंगे। आप चाहते हो गैसेस मिक्सचर के लिए भी इस टर्म का यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो, अगर मुझे अगर मुझे ये पता है कि जो सॉल्यूट है उसका मैंने वॉल्यूम कितना लिया है? ZmL। लेट सॉल्यूट का डेंसिटी है d डैश। कितना है? d डैश ग्राम पर ml। सॉल्यूट का वॉल्यूम है ZmL। सॉल्यूट का डेंसिटी है d डैश। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी क्या होगा? सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूट का मास हो जाएगा Z इंटू डी डैश। अब Z इंटू डी डैश को आप क्या करो? सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर दो, m नॉट से डिवाइड कर दो। Z d डैश अपॉन m नॉट हो जाएगा मेरे पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी क्या होती है बच्चों? मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम में 100 ml बोल रहा हूँ, मतलब 0.1 लीटर। तो हो जाएगा मेरे पास में फाइनल मोलैरिटी 10Z d डैश अपॉन m नॉट सॉल्यूट। ओके, 10Z d डैश अपॉन m नॉट सॉल्यूट। अब देखो, ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली, पर पेपर में जरूरी थोड़ी है कि हर बार आपको क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि मास बाय मास परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। वो केवल कई बार क्या करेंगे, पेपर में आपको परसेंटेज कंसिडरेशन ही दे देंगे। तो आपको मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ जिसको आपको याद रखना है। देखो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है दैट मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 10 टाइम्स ऑफ गिवन परसेंटेज कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय गिवन डेंसिटी अपॉन m नॉट सॉल्यूट। क्या है? गिवन परसेंटेज कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय गिवन डेंसिटी
अपॉन एम नॉट सॉल्यूट, 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय गिवन डेंसिटी अपॉन एम नॉट सॉल्यूट। अब ढंग से देखो, नीचे जो बात लिखी है उसको समझना। इफ यू हैव टू फाइंड मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, आपको मोलरिटी पता लगानी है, बट क्वेश्चन में है क्या कि क्वेश्चन में आपको वो जो परसेंटेज कंसंट्रेशन का नेचर क्या है, दैट इज वो मास बाय मास है, मास बाय वॉल्यूम है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ये मेंशन नहीं कर रखा। साथ साथ में आपको किसी का भी डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा और किसी का भी डेंसिटी दे रखा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सर मुझे परसेंटेज कंसंट्रेशन मेंशन नहीं कर रखा और ये नहीं पता लगा कि डेंसिटी किसका है ना, डेंसिटी दे ही नहीं रखा मुझे, तो अगर कुछ नहीं दे रखा डेट में सर मुझे मोलरिटी निकालने के लिए अब यूज क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये सारी बात भी अगर आप भूल जाए तो इस फॉर्मूले को पकड़ के रखें, इससे आपके देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन है 10%, 10% NaCl सॉल्यूशन है, मोलरिटी निकालो, तो मैंने आपको क्या क्वेश्चन डेंसिटी दिया, नहीं दिया। जैसे आगे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अगर मैं आपको कहता कि आपके पास में 10% NaCl सॉल्यूशन है, उसका मोलरिटी कितना होगा, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं सर आपने तो मुझे डेंसिटी तो दिया नहीं, आपने केवल 10% सॉल्यूशन बोल दिया और सीधा मोलरिटी मुझसे पूछ लिया, तो सर अब मुझे मोलरिटी लिखना पड़ेगा 10 मल्टीप्लाई बाय गिवन परसेंटेज। आपने डेंसिटी नहीं दिया तो सर मैं 1 ही लिख दूंगा, अगर आप डेंसिटी की वैल्यू देते तो 1 में नहीं लिखता। डिवाइड बाय एम नॉट, सर NaCl का मास कितना होता है 58.5, तो जी इसका मोलरिटी हो जाएगा 100 अपॉन 58.5 एम, इसका मोलरिटी है। अगर मैं आपको कहता कि मेरे पास में है 10% H2SO4 solution of density 1.1 ग्राम पर ml, इसका मोलरिटी पता करो। क्या आपको क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ये परसेंटेज कंसंट्रेशन कौन सा है, नहीं, बस आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी तो दिया ही है। तो अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी मुझे पता है ना, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है और परसेंटेज कंसंट्रेशन दे रखा है, दैट मीन्स नो डाउट वो परसेंटेज कंसंट्रेशन जो है वो मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन है, और H2SO4 का मोलर मास कितना है 90। फिर से देखो मैंने क्या करा, 10 मल्टीप्लाई बाय गिवन परसेंटेज, मतलब फिर से 10 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी 1.1 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 90। इस तरीके से आपको क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन का नेचर ना पता हो, अगर आपको क्वेश्चन डेंसिटी ना दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे, वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। आप इतना दिमाग ना लगा पाए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बस इसी फॉर्मूले को यूज कर लेना, 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय गिवन डेंसिटी अपॉन एम नॉट। अगर डेंसिटी नहीं दी है तो वैल्यू 1 लग देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास हो गया परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इसके बाद देखो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। देखो पार्ट्स पर मिलियन और परसेंटेज के रिलेशन को समझ लेते हैं, बाकी प्रॉब्लम आपके अपना भी सॉल्व हो जाने वाला है। देखो पार्ट्स पर कंसंट्रेशन टर्म जो है परसेंटेज से रिलेटेड, जब आप कहते हैं कि परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म है, तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से, है ना, क्योंकि परसेंट निकालना था ना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर 2 से। सोचो अगर मुझे पर 1000 निकालना होता तो मैं लिखता अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अगर मुझे पर 10,000 निकालना होता तो मैं लिखता अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, इस तरीके से लिखता रहता। पर अगर मुझे पर मिलियन निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, तो मैं क्या करता, तो मैं लिखता अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6। अगर मुझे पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है तो मैं क्या लिखता, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। इसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म। अब सोचो कि जिस तरीके से परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म जो है वो टोटल 3 तरीके की होती है, कौन कौन सा, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन जो कंसंट्रेशन टर्म है वो भी 3 तरह की होती है, कौन कौन सा, मास बाय मास पीपीएम, मास बाय वॉल्यूम पीपीएम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीएम। अब बात ये आती है कि आप जो है वो पीपीएम को परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो सोचो आपके पास में इस न्यूमेरिकल वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 4 ही तो करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू माइनस 4। इसलिए अगर कोई कहे कि एक सॉल्यूशन जो है वो x ppm है, अगर एक सॉल्यूशन x ppm है
तो देखो वो परसेंटेज में कितना होगा, x मल्टीप्लाई 10⁻⁴% होगा, x मल्टीप्लाई 10⁻⁴। जैसे अगर एक सॉल्यूशन x ppm आपको दे रखा है और कोई आपसे मोलरिटी पूछे, तो आप क्या करो, x ppm को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। x ppm सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई 10⁻⁴ परसेंटेज। तो उसका मोलरिटी कितना हो जाएगा, मोलरिटी होगा 10 मल्टीप्लाई बाय गिवन परसेंटेज कितना है, x मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय गिवन डेंसिटी अपॉन m नॉट सॉल्यूट। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहले करा था, बस एक नई बात क्या आगे कि ppm कंसंट्रेशन को 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दो, आगे आप रेट निकाल लेंगे। जैसे देखो आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, है ना। जैसे अगर कोई आपको कहे कि आपके पास में 500 ppm ऑफ Ca+2 इन हार्ड वाटर, 500 ppm ऑफ Ca+2 इन हार्ड वाटर, इसमें बताओ मोलरिटी क्या हो, मोलरिटी ऑफ Ca+2 निकालना। तो देखो कैसे निकालना। अब अगर हमारे आपके पास में 500 ppm दे रखा है, क्या आपको ppm के साथ में सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। तो बताओ ये कौन सा ppm है? अगर कोई भी तरीके का डेंसिटी मेंशन ना कर रखा हो, दैट मींस ये आपके पास में हो जाएगा कौन सा वाला ppm, इट इज मास बाय वॉल्यूम ppm। तो अगर 500 ppm आपको दे रखा है, तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 500 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ परसेंटेज। अब अगर मुझे मोलरिटी निकालनी है तो कितना होगा, 10 500 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ डिवाइड बाय कैल्शियम+2 का मोलर मास वो कितना होता है 4। इस तरीके से आप करेंगे तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाय 40। ये आपके पास में आ जाएगा मोलरिटी ऑफ Ca+2। कितना मोलर आपके पास में Ca+2 का मोलरिटी। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको कहता है पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी की बात करता है, तो जो पीपीबी होता है एक्चुअली उसमें 10⁹ होता है। अगर कोई बात करता है पार्ट्स पर मिलियन, तो उसमें 10⁶ होता है। अगर कोई बात करता है परसेंटेज की, तो 10⁻² होता है। तो अब बताओ, अगर कोई कहे कि पार्ट्स पर मिलियन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर 10⁻⁴ से करेंगे। अगर पार्ट्स पर बिलियन को पीपीएम में कन्वर्ट करना है, पार्ट्स पर बिलियन को पीपीएम में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से। दैट मीन्स अगर आपको पार्ट्स पर बिलियन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁷, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁷। तो अगर आपको पीपीबी कंसंट्रेशन दे रखी हो, तो भी आप किसी का मोलरिटी कैलकुलेट, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके पास में है 5 मल्टीप्लाई 10⁵ ppb ऑफ फ्लोराइड आयंस, 5 मल्टीप्लाई 10⁵ ppb ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर, ये दिया है। तो अब मोलरिटी ऑफ फ्लोराइड आयन पता करो वाटर में कितना होगा। तो देखो मोलरिटी कैसे पता करें, आपके लिए 5 मल्टीप्लाई 10⁵ जो ppb है, ये एक्चुअली कितना परसेंटेज है, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई 10⁻⁷, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² परसेंटेज, कितना फ्लोराइड आयन है। तो अगर आप इसका बच्चों मोलरिटी ऑफ फ्लोराइड आयन निकालेंगे, तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय अवेलेबल परसेंटेज 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ फ्लोराइड आयन, वो कितना होता है 19। हो जाएगा आपके पास में 10⁻² है और ये 50 हो गया तो 0.5 हो गया, तो आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 19, ये फाइनल मोलरिटी होगा फ्लोराइड आयन का। इस तरीके से आप पीपीबी से भी मोलरिटी निकाल सकते हैं, पीपीएम से भी मोलरिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसंट्रेशन टर्म है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में। ओके, प्रैक्टिकली हम बात करें तो पीपीएम पीपीबी परसेंटेज इसको सबसे ज्यादा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या होती है, और पीपीएम अगर दे रखा है तो मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने अच्छे से सीखा। अब देखो, मोलरिटी जो है उसके लगभग बराबर जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म आती है, जिसके ऊपर कई बार बहुत बार उसको फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये जो अपना एक पर्टिकुलर चैप्टर है, ये लिक्विड सॉल्यूशंस के चैप्टर में, इसमें मोलरिटी के साथ साथ में मोलैलिटी का बहुत ज्यादा यूज करा गया है। ओके, जितने फॉर्मूला आगे जाके हम पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, जहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म के अंदर मोलैलिटी को बहुत ज्यादा यूज करा गया है।
तो अब हम मोलैलिटी को एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट विथ 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट विथ 1 kg ऑफ द। लेट कोई कहे कि एक सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी है वो स्मॉल m है, क्या है? स्मॉल। अगर कोई कहता है स्मॉल m मोलर सॉल्यूशन है, स्मॉल m मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है? दैट स्मॉल m मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड विद 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या है? स्मॉल m मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड विद 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास में? स्मॉल m। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg, मतलब कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। लेट जो आपके पास में सॉल्यूट जो लिया था उसका मोलर मास है m नॉट, है ना? सॉल्यूट के मोल्स है स्मॉल m, सॉल्यूट का मोलर मास है m नॉट। तो सॉल्यूट का खुद का हमने कितना मास ले रखा है सॉल्यूशन में? m इंटू m नॉट। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1000 प्लस m इंटू m नॉट। ये m इंटू m नॉट क्या है? मास ऑफ दिस सॉल्यूट। फिर लेट डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेंसिटी है d ग्राम पर ml। तो आपको सॉल्यूशन का मास पता है, आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1000 प्लस m इंटू m नॉट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई d। बट बच्चों ये जो वॉल्यूम आएगा ना, ये तो अभी ml में ही आएगा, क्योंकि मास ग्राम में लिया है और डेंसिटी ग्राम पर ml में है। तो मास को जब डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो जो वॉल्यूम आएगा वो मिलीलीटर्स के अंदर आएगा। अब मुझे मोलैरिटी एक्सप्रेस करनी है। क्या एक्सप्रेस करनी है? मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो बच्चों देखो, ml में तो आपको पता है कि वॉल्यूम कितना है? 1000 प्लस m इंटू m नॉट अपॉन d। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जी आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर इस वाले एक्सप्रेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 m इंटू m नॉट अपॉन 1000 d के बराबर आएगा एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ लीटर। इस एक्सप्रेशन को जो है डिनोमिनेटर में रखना है और न्यूमरेटर में क्या रखना है? स्मॉल m, मतलब मोल्स। ऐसा करने पे जो मोलैरिटी का एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा 1000 m इंटू डी, मतलब मोलैरिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इंटू डी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाय 1000 प्लस m इंटू m नॉट, डिवाइड बाय 1000 प्लस m इंटू m नॉट। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी का आपस में रिलेशन है। इसको देखो याद करने का तरीका ये होता है 1000 कंपनी में बड़ा पोस्ट कौन सा है? मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, अपॉन 1000 प्लस मार्केटिंग मैनेजर, जो मार्केटिंग मैनेजर है वो छोटी पोस्ट। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी अपॉन 1000 प्लस एम इंटू एम नॉट, मतलब मार्केटिंग मैनेजर। इस तरीके से आप याद रख लें। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये आपने क्या कर लिया? मोलैरिटी की एक्सप्रेशन देख लिया। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर कोई आपको कंडीशन ऐसी दे दे कि एक सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसके मोलैरिटी के बराबर है। एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी भी 2m है और मोलैलिटी भी 2m है, 2 मोलर सॉल्यूशन है और 2 मोलर सॉल्यूशन है। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन फंसा दे तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है और उस रिजल्ट को हमें यूज करना होगा। तो देखो क्या है? अगर कोई कह दे इफ गिवन दैट मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी, तो चलो आपने कहा जी मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी। तो मोलैरिटी होता क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कैंसिल आउट हो गए। पीछे क्या बचा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर will be equal to mass of solvent in terms of kg. Volume of solution in terms of liter will be equal to mass of solvent in terms of kg. तो देखो लीटर में जो वॉल्यूम है वो मास जो केजी में है उसके न्यूमेरिकल इक्वल है। इसका मतलब ml में जो वॉल्यूम होगा वो उस मास के बराबर होगा जो ग्राम में एक्सप्रेस करा है। बात तो वही है ना, दोनों तरफ मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है? किसी का भी वॉल्यूम होता क्या है? उसका मास अपॉन उसका डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। और फाइनली रिलेशन क्या बना? मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। पर एक बात आप याद रखना, ये जो रिलेशन है
कि मोलरिटी मोलरिटी के बराबर होगी। ये तभी वैलिड है जब देखो ये रिलेशन भी ट्रू है ना, दोनों रिलेशन साइमल्टेनियसली क्या होंगे, ट्रू होंगे। अगर दोनों रिलेशन साइमल्टेनियसली ट्रू है, दैट मीन्स यहाँ पर डेंसिटी का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा। क्योंकि सोचो अगर डेंसिटी का वैल्यू 1 है, अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है 1, इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो सॉल्वेंट के बराबर है। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्वेंट के बराबर है तो भाई साहब सॉल्यूट कहाँ है, और अगर सॉल्यूट ही नहीं है तो किस बात का सॉल्यूशन, है ना, किस बात का सॉल्यूशन, फिर आप क्या लिख रहे हो उसके अंदर, कोई मीनिंग ही नहीं उसका। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब डेंसिटी जो होगा सॉल्यूशन का वो ज्यादा हो। अब इसमें देखो एक एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml, बच्चों इससे रिलेशन क्या निकलता, तो आप कहते हैं सर मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो अगर लेट सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो सॉल्वेंट का मास 50 ग्राम है, तो रिमेनिंग मास किसका होगा आपके पास में, सॉल्यूट का होगा ना। तो इससे एक और बात क्या निकलती है, दैट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और ये बात अगर ट्रू है कि मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का मास जो है वो भी सॉल्यूशन का क्या होगा, हाँ। सो व्हाट इज परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, वो कितना आ जाएगा, 50% हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 50%। अगर मैं कहता, एक और एग्जांपल ले लेता, लेट सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर ml है, सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर ml है। इस केस में आप क्या कहते हैं कि सर अब जो सॉल्यूशन का मास आएगा वो 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो अगर सॉल्यूशन का मास सॉल्वेंट का 3 गुना है, और हमें बताया है सॉल्यूशन का मास कितना होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। दैट मीन्स आपके पास में जो मास ऑफ सॉल्यूट आएगा इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज पूरे सॉल्यूशन का 2/3 पार्ट तो सॉल्यूट कवर कर रहा है। तो उस केस में वो जो x परसेंटेज जो आएगा ना आपके पास में, मास बाय मास परसेंटेज है, वो कितना आ जाएगा 66.67% आएगा, 66.67%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आपको कोई ये रिलेशन देके कि मोलरिटी मोलरिटी के बराबर है और सॉल्यूशन का डेंसिटी देके सीधा पूछ लेगा इस सॉल्यूशन का परसेंटेज कंसंट्रेशन डाल दो, आप अचानक फंस जाओगे, आप क्या करें, मास बाय मास परसेंटेज कहाँ से निकाले, कोई रिलेशन तो दे नहीं रखा। तो आप इस तरीके से सॉल्व करना, आपको डायरेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या करा कि अगर मोलरिटी मोलरिटी के बराबर है तो किस तरीके से उसको रिलेट करेंगे वो हमने अच्छी तरीके से। तो बच्चों यहाँ तक हमने जो डिफरेंट कंसर्नेशन टर्म्स हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका आगे वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी तक तो हम जो स्टोइचियोमेट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अब हम प्रैक्टिकली लिक्विड सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, और इस चैप्टर में फर्स्ट तरीके के जो हमें लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने हैं वो है बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। किस तरीके के सॉल्यूशन है, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब टू, है ना, और लिक्विड सॉल्यूशन मतलब दोनों चीजें क्या होंगी आपके पास लिक्विड स्टेट में। तो अगर आपके पास में एक सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट ही लिक्विड स्टेट में, तब बोलेंगे इट इज अ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, क्या बन जाएगा बाइनरी। अब बच्चों ये जो बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस हैं ये दो कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक तो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड्स ऑफ कंपेरेबल स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो सॉल्यूशंस जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग लिक्विड्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूटिंग लिक्विड्स के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ कंपेरेबल है। अगर उनकी स्ट्रेंथ कंपेरेबल है तो ही हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और अगर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग लिक्विड्स हैं उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ कंपेरेबल नहीं है तो हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कंपेरेबल है तो आइडियल सॉल्यूशन, कंपेरेबल नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सोचो अगर दो लिक्विड्स को मैं मिक्स कर रहा हूँ और दोनों लिक्विड्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो कंपेरेबल है, दैट मींस दोनों लिक्विड को ऐड करने पर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ में कोई वेरिएशन तो आएगा नहीं, नेग्लिजिबल वेरिएशन आएगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में नेग्लिजिबल वेरिएशन आएगा दैट मींस
उस प्रोसेस के लिए जब उन दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा, जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो कितना होगा, नियरली जीरो होगा। ओके, इस केस में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, वॉल्यूम चेंज ऑन इंटरमिक्सिंग होगा, वो भी कितना होगा, जीरो। आपको थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन पता होगा कि जिस प्रोसेस में डेल्टा एच जीरो होता है उसमें इंटर एनर्जी का चेंज भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो डेल्टा एच अगर जीरो होगा तो डेल्टा यू भी जीरो होगा, है ना, डेल्टा एच जीरो और डेल्टा यू जीरो। अब बात करते हैं डेल्टा टी मिक्सिंग क्या होगा। ये जो प्रोसेस है इसमें कोई भी हीट लिबरेट नहीं हो रही, कुछ भी हीट लिबरेट नहीं हो रहा। अगर कोई भी तरीके की ना तो हीट लिबरेट हो रही है ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। तो इस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग में सॉल्यूशन के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम कहें कि हमने दो लिक्विड्स को मिक्स करा है और दो लिक्विड को मिक्स करने पे उनके इंटरमिक्सिंग के दौरान सॉल्यूशन के जो टेम्परेचर में चेंज आया वो नेग्लिजिबल चेंज है, ओवरऑल जो एंथैल्पी का चेंज है वो नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम का चेंज नेग्लिजिबल है, तो हम कहेंगे हमने दो लिक्विड्स को मिक्स करके एक आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया है। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, इसके अलावा सब कुछ हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग उसमें नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा यू मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होगा और डेल्टा टी मिक्सिंग भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। बट दो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऐसे हैं जो दोनों केसेस में कॉमन है। कौन से, गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ इंटरमिक्सिंग एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ इंटरमिक्सिंग। तो देखो जो डेल्टा जी मिक्सिंग है, ठीक है, अगर हम कहें कि कोई प्रोसेस दो लिक्विड्स को मैं मिक्स कर रहा हूँ तो दो लिक्विड्स का इंटरमिक्सिंग जो प्रोसेस है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर इंटरमिक्सिंग प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि मिक्सिबल लिक्विड्स को ही ले रहा हूँ, तो अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जब भी, या हम ऐसे भी कहते हैं कि अगर मैं एक सिस्टम में दूसरा सिस्टम ऐड कर रहा हूँ ओवरऑल रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, और अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ द सिस्टम कैसा आएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा जी मिक्सिंग भी कैसा आएगा यहाँ पर, नेगेटिव। ये दोनों के लिए कॉमन है ना। फिर से देखो बोलते आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके लिए डेल्टा एच जीरो होता है, डेल्टा वी जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है, डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है। बकवास, डेल्टा जी जीरो नहीं होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा एस जीरो होता है, नहीं, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके लिए डेल्टा एच जीरो नहीं होता, डेल्टा वी जीरो नहीं होता, डेल्टा यू जीरो नहीं होता, डेल्टा टी जीरो नहीं होता, डेल्टा जी जीरो नहीं होता, डेल्टा एस जीरो नहीं होता। आई आपको बात समझ में, तो हो गया आपके पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब देखो एग्जांपल्स ऑफ आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। तो आप कैसे जज करेंगे कि आपने जो दो लिक्विड को मिक्स करा है वो आइडियल सॉल्यूशन है क्या। तो देखो बच्चों, अगर मैं दो लिक्विड्स को मिक्स करता रहूं और अलग तरीके के सॉल्यूशन बनाता रहूं तो हजारों तरीके के एग्जाम्पल क्रिएट हो सकते हैं। बट हमारे कोर्स में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन एग्जाम्पल को कैटेगराइज करने का, क्लासिफाई करने का मैंने एक तरीका निकाला है। तो देखो पहला तरीका क्या है, अगर आपके पास में किसी होमोलोगस सीरीज के एडजेसेंट लिक्विड मेंबर्स आपने लिए, क्या लिए, एक होमोलोगस सीरीज के एडजेसेंट लिक्विड मेंबर्स लिए हैं, तो उनको मिक्स करने पे सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल अल्कोहल सीरीज में, अल्कोहल होमोलोगस सीरीज के एडजेसेंट लिक्विड मेंबर्स हैं, इन दोनों का मिक्सचर कैसा होगा, एक आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। इथेनॉल और प्रोपेनॉल आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। बेंजीन और टोलीन कैसे सॉल्यूशन होगा, आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। आई बात समझ में। अगर देखो मैं कह दूं कि होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर होमोलोगस सीरीज में एडजेसेंट मेंबर जो होते हैं उनमें केवल CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे CH3OH और CH3CH2OH, इसमें ओवरऑल डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 का आ रहा है। तो सोचो इसी तरीके से मैं कह दूं यार CH3OH में से CH2 हटा दो, क्या बन जाएगा, H2O ही तो बन जाएगा। अगर आप CH3OH में से CH2 हटा देंगे पीछे क्या बन जाएगा, H2। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वाटर को ऐसे ही मान लेते हैं कि वो एल्कोहल होमो सीरीज का पहला मेंबर होगा, वो एल्कोहल होमो सीरीज का पहला मेंबर होगा। मैंने ऐसे ही मान लिया है ना, सच में ऐसा नहीं होता है, एल्कोहल नहीं है वो। अगर देखो मैं H2O और मिथेनॉल को मिक्स करता हूँ, H2O और मिथेनॉल को मिक्स करता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, ये एक ही होमोलोगस सीरीज के एडजेसेंट मेंबर्स आ गए ना, इसलिए वाटर और मिथेनॉल का जो मिक्सचर है, लिक्विड्स का मिक्सचर है, वो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। तो वाटर प्लस मिथेनॉल आइडियल सॉल्यूशन, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल आइडियल सॉल्यूशन, इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल आइडियल सॉल्यूशन,
बेंजीन प्लस टोल्यूइन आइडियल सोल्यूशन। तो ये पहला तरीका हो गया ये पता लगाने का कि आइडियल सोल्यूशन है क्या। फिर दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड दैट एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट। अगर एक कंपाउंड जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स अगर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो लिक्विड जो आइसोमर्स हैं, जो पोजीशन आइसोमर्स हैं जो लिक्विड स्टेट में है, वो इंटरमिक्स होने पे आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे ये वाले कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, इसमें दो OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है, इसमें दो OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे है। ये दोनों कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में, तो इन दोनों का जो एक मिक्सचर होगा लिक्विड्स का वो कैसा हो जाएगा, एक आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको यूज हम करें, ये जाइलिन है, ये मेटाजाइलिन हो गया, ये ऑर्थोजाइलिन हो गया। तो ऑर्थोजाइलिन और मेटाजाइलिन दोनों लिक्विड्स हैं, दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर देंगे, सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, फिर दूसरा तरीका हुआ आइडियल सॉल्यूशन पता लगाने का। तीसरे देखो आपको ये एग्जांपल थोड़ी बहुत याद है। कौन से, डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। डाइब्रोमोमीथेन और डाइक्लोरोमीथेन दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। वैसे क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म मिक्स होकर क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। बस आप एग्जाम्पल याद रखो, ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे यहाँ पर मिलेंगे। अभी तक तो जेई यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो अगर आप इसको भी अच्छे से समझ गए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, ये हो गया हमारा इसमें एग्जांपल्स ऑफ आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो, जो नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडियल नेचर शो नहीं करते, तो उनके दो तरीके के डेविएशन होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल नेचर एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल नेचर। वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें और दूसरे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करें। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में बोलूंगा NIS। क्या बोलूंगा, NIS का मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव होता है और डेल्टा V मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो लिपिड्स को मिक्स करने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम एनर्जी देंगे तब जाके वो दो लिक्विड जो है जबरदस्ती मिक्स होंगे। तो आपके आसपास उसका डेल्टा H मिक्सिंग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा V मिक्सिंग कैसा होगा, उसका स्लाइटली पॉजिटिव होगा। ओके, वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविजन का। इसका जस्ट उल्टा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डिविजन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डिविजन में डेल्टा H मिक्सिंग नेगेटिव होगा और डेल्टा V मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा। दैट मींस जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविजन बनता है, दो लिक्विड्स को मिक्स करके वो सॉल्यूशन बनेगा, तब हीट लिबरेट होगी, सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। और डेल्टा V मिक्सिंग नेगेटिव है, इसका मतलब सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन में स्लाइट एक्सपेंशन होगा, यहाँ सॉल्यूशन के वॉल्यूम में थोड़ा सा स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट। बट एक बात तो दोनों में भी कॉमन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन हो, डेल्टा G मिक्सिंग दोनों के लिए नेगेटिव है और डेल्टा S मिक्सिंग दोनों के लिए पॉजिटिव है। ये बात आप पकड़ के रखें, जेईई एडवांस वाले ने ये कई बार एक क्वेश्चन है। ओके, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स देखो कैसे करें। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन आपको बनाना है, आपको क्या चाहिए, किसी भी होमोलोगस सीरीज के नॉन एडजेसेंट लिक्विड मेंबर चाहिए, है ना। जैसे देखो, वाटर और इथेनॉल, अभी आपको जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल होमोलोगस सीरीज में लेट वाटर को पहला मेंबर मान लेते हैं, तो वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन है। मिथेनॉल और प्रोपेनॉल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डिविजन है। बेंजीन और मेसिटाइलिन, बेंजीन और मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग जो है उसके तीन डायरेक्शन में आप मिथाइल ग्रुप लगा दो, उसको बोलते हैं मेसिटाइलिन, ये भी लिक्विड स्टेट में। तो बेंजीन और मेसिटाइलिन नॉन एडजेसेंट आपके पास में मेंबर से एक होमोलोगस सीरीज के और दोनों लिक्विड स्टेट में, तो बनाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविजन। फिर डाइक्लोरोमीथेन और CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन, ये आपके पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविजन। फर्स्ट तो आपके पास में ये हो गए। दूसरे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविजन के, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग लिक्विड, ऑफ नॉन रिएक्टिंग लिक्विड। आप ऐसे दो लिक्विड्स को मिक्स कर दो जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करे, तो बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविजन। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड का इथेनॉल से कहीं कोई दूर दूर तक रिएक्शन नहीं,
तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। बेंजीन का मिथेनॉल से दूर दूर तक कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, ऐसे बेंजीन मिथेनॉल को मिक्स कर देंगे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, तो हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब मैंने ले लिया हेप्टेन, एनएफटी और प्रोपेनॉल, तो ये हाइड्रोकार्बन का अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड और हमने ले लिया एसीटोन, इनका भी दूर दूर तक कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, तो बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, इसके एग्जांपल्स क्या है? देखो क्या है, अगर मैं दो लिक्विड को मिक्स करूं और उनकी इंटरमिक्सिंग के बाद में आपस में उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गई है, तो बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, है ना। टू लिक्विड showing stronger interaction or intermixing forms a non-ideal solution with negative deviation। इसके लिए एग्जांपल जो पेपर में आते हैं जनरली क्या है कि वाटर में आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दी, जैसे पानी में HCl मिला दिया, H2SO4 मिला दिया, HNO3 मिला दिया या HClO4 मिला दिया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही पानी में जाएंगे तो पानी के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे या बहुत स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन करेंगे, जिसके कारण हीट क्या होगी, इनकी इंटरमिक्सिंग के दौरान लिबरेट होगी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे अब क्या बन गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, अगर मैं एसीटोन के अंदर क्लोरोफॉर्म को ऐड करूं, एसीटोन में जब क्लोरोफॉर्म को ऐड करते हैं तो देखा गया कि सॉल्यूशन थोड़ा सा गर्म हो गया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहा गया कि एसीटोन में जो ऑक्सीजन एटम था वो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर, क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि कार्बन के साथ में 3 क्लोरीन एटम लगा रखे थे, ये क्लोरीन एटम काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इन्होंने कार्बन के सरफेस में काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके कार्बन एटम के साइज को रिड्यूस कर दिया, जिसके कारण इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गया और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचने लगा, जिससे हाइड्रोजन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एसीटोन के ऑक्सीजन एटम की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, है ना। तो यहाँ पर होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण ये दोनों लिक्विड का मिक्सचर शो करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास में, अगर आप ले लें दो रिएक्टिंग लिक्विड्स, जैसे फिनॉल जो है एसिडिक नेचर है, एनिलीन का बेसिक नेचर है, H2SO4 एसिडिक नेचर का है और हाइड्रोजन बेसिक नेचर का है, ऐसे लिक्विड्स को मिक्स करने पे बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि एक दूसरे के बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कर जाएंगे, रिएक्शन मतलब एक तरीके की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, ओके। फिर आपके पास में कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन, फिर से देखो बोलता हूँ, एक होमोलोगस सीरीज के एडजेसेंट लिक्विड मेंबर्स यूज करने पर बनता है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन एडजेसेंट लिक्विड मेंबर यूज करते हैं तो बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, डिफरेंस बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन। फिर अगर हम दो इंटरेक्टिंग लिक्विड को यूज करें, जैसे पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म डाल दें, और या दो रिएक्शन करने वाले लिक्विड्स का यूज करें, तो बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ओके। अब देखो राउट्स लॉ क्या होता है, राउट्स लॉ फॉर आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, राउट नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने बहुत ही सिंपल बात करी थी, बाद में सिंपल से बात को अपने नाम से एक लॉ बना दिया, तो देखो उसमें समझाया गया था, उसने क्या कहा कि आप दो वोलेटाइल लिक्विड का यूज कर लो, ये वोलेटाइल लिक्विड 1 और ये वोलेटाइल लिक्विड 2, ओके। वोलेटाइल लिक्विड 1 का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे सब लिक्विड लिया है उसका प्रेशर कितना है, प्रेशर है P01 और उसका जो मोलर अमाउंट हमने लिया है वो है N1। वोलेटाइल लिक्विड 2 जो है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो है P02 उसी टेम्परेचर पे, और जो उसका मोलर अमाउंट लिया है वो कितना हो गया, N2 हो गया, एक के तो N1 मोल्स ले लिए और दूसरे के N2 मोल्स ले लिए। अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो अब आपने एक सॉल्यूशन बना दिया, उस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ द लिक्विड 1 इज N1 एंड मोल्स ऑफ लिक्विड 2 इज, अब राउट ने क्या कहा कि अगर मैं दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर देता हूँ और फाइनली एक सॉल्यूशन बनता है, तो वेपर प्रेशर जो होता है वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद में जो फाइनल वेपर प्रेशर आएगा, जो थ्योरेटिकल फाइनल प्रेशर आएगा वो अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में आना चाहिए। उसने कहा that arithmetic mean of these vapor pressure values can give the theoretical value of vapor pressure of the solution। तो कैसे निकालेंगे arithmetic mean?
the theoretical vapor of the solution will be equal to P naught 1 N1 plus P naught 2 N2 divided by N1 plus N2, है ना? क्योंकि इसी लेक्चर में हमने पढ़ा है कि मोलरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अगर मैं मोलरिटी को ऐड कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, M1 V1 plus M2 V2 अपन V1 plus V2 अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में लिखूंगा। तो वैसे ही अगर वेपर प्रेशर को लिखेंगे अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में, तो मोल्स को यूज करते हुए लिख देंगे, तो लिख देंगे P naught 1 N1 plus P naught 2 N2 डिवाइडेड बाय N1 plus N2, ये आपके पास में अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसी इक्वेशन में अगर मैं N1 को N1 plus N2 से डिवाइड करूं और N2 को N1 plus N2 से डिवाइड करूं, तो N1 अपॉन N1 plus N2 बन जाएगा X1, X1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, और X2 N2 अपॉन N1 plus N2 बन जाएगा X2, X2 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2, तो हो जाएगा pressure vapor pressure of solution will be equal to P naught 1 X1 plus P naught 2 X2। ओके, ये टोटल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है, थ्योरेटिकल फॉर्मूला है, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना? अब देखो राउंड ने अपने लॉ में क्या कहा, राउंड ने कहा कि अगर हम क्या करें, इस सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दें जो इसका प्रेशर मेजर करे, जैसे बैरोमीटर, मैनोमीटर या कोई आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दो जो यहाँ के प्रेशर को मेजर कर ले, तो वो जो प्रेशर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा, और जो अभी हमने निकाला वो कौन सा है, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है। तो राउंड ने क्या कहा, अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के इक्वल आ रहा है तो सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल। अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज्यादा आ रहा है ना, तो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर तो राउंड ने बताया था, तो अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल से ज्यादा आएगा तो हमें मिलेगा एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, वी विल ऑब्टेन अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से कम आ रहा है तो हमें मिलेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, पहला मिलेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, और अब हमें मिलेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, है ना? ये तीन कंडीशन आपके पास में आ गई। ओके, ये था आपके पास में राउट्स लॉ। अभी ये पूरा डिटेल में नहीं आया, आगे जाके और भी बहुत सारा डिटेल के अंदर आएगा। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, क्या, कंपोजिशन ऑफ वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद आइडियल सॉल्यूशन। कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपने क्या करा, दो लिक्विड्स को मिक्स करके एक आइडियल सॉल्यूशन बना दिया, आइडियल सॉल्यूशन पे तो राउट्स लॉ एप्लीकेबल है, हर एक कंपोजिशन आइडियल सॉल्यूशन की कोई भी कंपोजिशन आप उठा लो, आप कह दो सर ये आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन पे राउट्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल है। आपने क्या करा, दो लिक्विड लिए, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, लिक्विड स्टेट में अभी इनके मोल फ्रैक्शन है x1 और x2, और इनके कारण जो थोड़े बहुत वेपर बने थे जो इनसे इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उन वेपर्स में वन वाले का जो मोल फ्रैक्शन है वो है y1, और सेकंड वाले का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, y2। तो अब क्या ये हमारे पास में एक गैसीय स्टेट नहीं हो गया बच्चों? अगर ये गैसीय स्टेट है, इस गैसीय मिक्सचर पे हम क्या अप्लाई करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल फ्रिक्शन, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल फ्रिक्शन। कैसे, जो टोटल वेपर प्रेशर है हमारे पास में वो तो है पी टोटल, पी टोटल कितना है, पी नॉट 1 x1 प्लस पी नॉट 2 x2, और वेपर प्रेशर और लिक्विड 1 इन द मिक्सचर कितना होगा, P1, कितना होगा, P1। डाल्टन लॉ के हिसाब से ये जो P1 आएगा वो कितना होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ 1, जो पहले वाले लिक्विड के वेपर्स बने उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कितना होगा, y1, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज मतलब y1 मल्टीप्लाई बाय P टोटल होगा, ये तो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जो y1 है वो हो जाएगा P1 अपॉन P टोटल, y1 कितना हो जाएगा, P1 अपॉन P टोटल, कितना हो जाएगा, P01 x1 अपॉन P01 x1 प्लस P02 x2। वैसे अगर कोई पूछे y2 पता करो तो आप कहेंगे अरे y2 तो बड़ा आसान है, 1 माइनस y1, तो एक ही एक्सप्रेशन तो हमें समझ में आता, और इसमें भी क्या लगा है, डाटा स्टोर। आप देखेंगे कि राउट नाम के साइंटिस्ट ने एक्चुअली आपको बुद्धू बनाया है। कैसे, राउट ने आपको बुद्धू कैसे बनाया है, राउट ने एक्चुअली करा क्या है कि अरिथमेटिक मीन कर दिया, उसने एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर का अरिथमेटिक मीन कर दिया और अपने नाम से लॉ लिख दिया। ओके, बस आगे उसने कुछ आइडियल नॉन आइडियल वाली बात करी थी, तो हम कह सकते हैं चलो उसने कुछ तो काम करा। क्या, उसने कहा कि अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर थ्योरेटिकली बराबर है तो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर उससे ज्यादा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर मतलब अरिथमेटिक मीन से कम आएगा तो हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, वेरियस कंसर्नेशन टर्म,
बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस में आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में भी पॉजिटिव डेरिवेशन के एग्जांपल, नेगेटिव डेरिवेशन के एग्जांपल। और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को कैटेगराइज करेंगे। और राउल्स लॉ अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो व्हाट इज राउल्स लॉ? इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो अभी हम ये तक पढ़ेंगे।